नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और मंडियों में सरसों का भाव लगातार एमएसपी के नीचे बना हुआ है। राजस्थान के भरतपुर में दाम 2 सालों के निचले स्तर पर हैं। मिलों के पास माल नहीं है, जिससे 40% मिलें इस वक्त बंद हैं। उधर पाम और आरबीडी का सस्ता इंपोर्ट लगातार जारी है, जिससे परेशानियां और बढ़ रही हैं। आज अपने खास मेहमानों से हम इसी पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर हमारे शो कमोडिटी 360 में ज्वाइन हुए थे। उन्होंने क्या कहा? मस्टर्ड में तेजी आने वाली है नहीं। मस्टर्ड में एक्चुअली में गवर्नमेंट के अलावा कोई बायर मार्केट में है नहीं। ऑयल मिलों को डिस्पैरिटी बनी हुई है। 40% ऑयल इंडस्ट्री देश की बंद पड़ी है। ऑयल मिल सारी डिस्पैरिटी में है, तो मस्टर्ड में कोई बायर आएगा नहीं। हेजिंग प्लेटफॉर्म है नहीं। गवर्नमेंट ने एनसीडीएक्स बैन करा हुआ है, तो हेजिंग प्लेटफॉर्म सामने है नहीं, तो इसको मस्टर्ड का बायर कोई मिलने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये 100 रुपए के आसपास के तेल में अभी तेजी वाला माहौल नहीं लगता मस्टर्ड। यहाँ पर सरसों पे है, जहां पर कहा जा रहा है कि दिक्कतें काफी सारी इकट्ठी होते हुए नजर आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रूपेश दलाल और पतंजलि फूड्स के वीपी हेमंत बंसल। हेमंत, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, इंडस्ट्री ऑफ कोर्स कुछ कंसर्न से जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सरसों अच्छी खासी है, फसल हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह के हालात अब बन रहे हैं कि इम्पोर्ट सस्ता है, एमएसपी के अलावा किसान बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है और क्रशिंग मिल्स को यहाँ पर नुकसान है। निशा जी, जैसा वाकई में जो अनिल छतर जी भी अभी कह रहे थे, एक्चुअली ये सीजन एक मस्टर्ड का बिल्कुल ही हर सीजन से अलग चल रहा है। अगर किसानों को देखें, जो भाव मिल रहे हैं वो पिछले 2-3 साल में इसके आसपास भी नहीं थे। बहुत अच्छे भाव मिले थे। आज किसानों को अगर प्लांट डिलीवर्ड जो खरीद रहे हैं उससे बैक कैलकुलेशन करके खरीदे तो किसानों को 4500 से लेकर 4800 तक के भाव मंडियों में मिल रहे हैं, जो कि एमएसपी 5450 से काफी नीचे है। तो और बाकी जैसा आपने बताया है कि ये बाकी सारे तेल जो है इतने सस्ते हो गए, उसके कारण मस्टर्ड सीड के ऊपर बहुत दबाव है। अभी आज की तारीख में जो क्रशिंग मार्जिन जिसे मस्टर्ड में कहते हैं वो भी नेगेटिव है, जिसकी वजह से अधिकांश मिलें बंद पड़ी है। और उसका रिजल्ट हमने देखा भी है कि अप्रैल महीने के अंदर जो इस समय नॉर्मल सीजन में 13-14 लाख टन की क्रशिंग होती थी, वो सिर्फ 9-10 लाख टन पे ही सीमित रह गई। हेमंत जी, और प्राइसेस यहाँ पर सिर्फ पाम के नहीं, सिर्फ मस्टर्ड के ही नहीं गिरे, बाकी खाने के तेलों के भी गिरते हुए नजर आए हैं। सिर्फ पाम ही ऐसा इकलौता है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने मल्टी मंथ हाईज आते हुए देखे हैं। इंडियन इंपोर्ट्स काफी जोरदार हैं। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल एडिबल ऑयल सीड का एज अ सेक्टर? देखिए, ये अभी लगभग पाम के भाव सोया के बराबर चल रहे हैं। अगर हम बोर्ड पे देखें तो 1-2 रुपए का डिफरेंस, जो नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं है। इसमें अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट देखें तो पाम और सोया के बीच में डिफरेंस हमेशा 7, 8, 10, 12, 14 रुपए का, डिपेंडिंग ऑन दोनों की उसमें पैरिटी के हिसाब से रहता है। बट कुछ कारणों से पाम में उतनी गिरावट नहीं आ पा रही है जितनी कि सोया, सनफ्लावर और मस्टर्ड ऑयल में आई है। बट अगर ये देखें पिछले कुछ, अगर हम 2 अप्रैल 2022 और अप्रैल 2023 को कंपेयर करें, तो मैं रैंडमली देख रहा था, अभी 40 से 50% तेलों के भाव में घटत आई है। और जिसमें पाम में सबसे कम है और सनफ्लावर में सबसे ज्यादा है। इवन मस्टर्ड में भी काफी गिरावट आई है। बट अब जिन भाव पे तेलों के रेट आ गए हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा अब गिरावट यहाँ से दिखती नहीं है। बट जो ये पूरा ग्लोबल और इंडिया का ऑयल सीड और ऑयल का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी की भी उम्मीद साथ में नहीं दिखती है। तो हेमंत जी, अब जैसे ऑयल मिलर्स हो या ऑयल सीड ट्रेडर्स हो, उनके लिए तो चिंता की सिचुएशन बनी हुई है ही, और इसीलिए अब ये वॉइसेस उठना शुरू हो गई हैं कि जो कंट्री की डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स वो कम की जाए। जो इंपोर्ट ड्यूटी ड्रास्टिकली कट की गई थी, उसको लेकर सरकार को कोई डिसीजन लेना चाहिए। आपकी सोच क्या कहती है? क्या सरकार को स्टेप इन करना चाहिए या फिर क्या कदम उठा सकती है गवर्नमेंट? देखिए, अब हाई टाइम है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर में देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलता ही आया हूँ आपके साथ भी और बाकी चैनल्स पे, कि जो आत्मनिर्भरता की बात है वो आत्मनिर्भरता तभी हो सकती है जब हमारा किसान ऑयल सीड्स को उगाने के प्रति मोटिवेट हो। पर जिस हिसाब के भाव किसानों को आज सोयाबीन और मस्टर्ड के मिल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में मोटिवेट की जगह वो शायद डिमोटिवेट होके इन फसलों से दूर होगा। तो एक इम्पोर्ट ड्यूटी जरूर एक सॉल्यूशन है। जो अगर क्योंकि
कंज्यूमर की अगर बात करें तो कंज्यूमर को लगभग अभी 50 से 60% तेलों के भाव में 40 से 60% तेलों के भाव में राहत मिल चुकी है। बट इक्वली ये ये भी जरूरी है कि किसानों को भी उचित भाव मिले। बट अगर हम ऑयल सीड्स की बात करते हैं तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए इंपोर्ट ड्यूटी तेलों पे बढ़ा देना एक सॉल्यूशन है। बट अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हमें अपना ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन यहाँ से 7, 8, 9, 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और जो अभी ऑयल सीड्स होते हैं उसके अंदर में ऑयल की मात्रा 18 से 40% होती है। बाकी डी ऑयल केक डीओसी होती है जो मुर्गी पालन में होती है, डोमेस्टिकली इंडिया में यूज होती है, बाहर जाती है। तो अगर उसका भी एक आउटलेट भारत को नहीं मिलेगा तो आत्मनिर्भरता की तरफ वो एक्सेस जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इंडिया में हो जाएगा उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने हेमंत कहा कि किसानों को उनका भाव मिलना चाहिए और आगे जाके किस तरह के ट्रेंड्स होते हैं उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि मौसम एक कंसर्न है, भाव यहाँ पर मिलते हुए नजर नहीं आए, इंपोर्ट अच्छा खासा है। और ये हम एक कॉन्स्टेंटली मुहिम भी चला रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर कि जो किसान को भाव मिलता है और जो हम देते हैं, जो करेक्शन देखने को मिली है उसमें भी बहुत बड़ा यहाँ पर अंतर है। आपसे पीछे बात भी हो रही थी, कितना आप कहेंगे आपकी कंपनी ने यहाँ पर पास ऑन किया है भावों की गिरावट? अगर हाई से 40-45% भाव गिरे हैं तो कितना पास ऑन हुए हैं रिटेल को? देखिए मनीषा जी, अभी रिसेंट डिस्कशन में जो भी हो, चाहे हमारी कंपनी हो, चाहे मैं आईवीपीए का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारे बहुत सारे कंपनी मेंबर्स भी हैं। तो मैं अभी रिसेंटली एक जगह ये भी बता ही रहा था, देखिए कंपनीज इमीडिएटली पास ऑन करती हैं जो भी घटत या बढ़त मार्केट में होती है। आज आज ये इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि सब कंपनीज को अपना ब्रांड शेयर बचाने के लिए, ब्रांड शेयर मैं कहता हूँ कि जैसे अगर 1 लाख टन ब्रांडेड तेल बिकता है भारत में, एग्जांपल 1 लाख हो या 10 लाख हो, वट एवर एक एग्जांपल नंबर लेते हैं, तो सब कंपनीज का एक डिफाइंड परसेंटेज शेयर है। अगर 50 पैसा 1 रुपया किलो भी कंपनीज अपने भाव में ऊपर नीचे करती है तो दूसरा कंपनी उसका ब्रांड शेयर ले जाती है। तो आज और इवन ये देखिए कि सारी कंपनीज ने अभी रिसेंटली अपने एमआरपी भी कम कर दी है। बट ये जो एमआरपी का मिसकंसेप्शन चल रहा है, क्योंकि देखिए तेलों में जो शेल्फ लाइफ रहती है वो 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने की रहती है। तो ये जो तेलों में गिरावट आई है अभी, ये रिसेंट एक महीने के अंदर आई है, और ज्यादा जो गिरावट आई है वो 15-20 दिन में आई है। आज मार्केट में जिस एमआरपी का माल पड़ा है वो 2 महीने पुराना, 3 महीने पुराना भी स्टॉक गया हुआ है, जिस टाइम पे तेलों के भाव ऊपर थे और हर कंपनीज की एमआरपी ऊपर थी। तो आज उस मार्केट में उस एमआरपी को देख के ये कहना कि एमआरपी नहीं गिरी है, ये सही नहीं होगा। ये देखा जाए कि अभी जो रिसेंटली कंपनियों से माल निकल रहा है उसकी एमआरपी क्या है, और सारी कंपनियों ने अपने एमआरपी घटाई भी है। और इस तेल के बिजनेस में एमआरपी का डायरेक्ट रेलेवेंस उतना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमआरपी ठीक है हेमंत जी, मैं होनी चाहिए, बिल्कुल। हेमंत जी, मैं आपकी बात यहाँ पर मानती हूँ, लेकिन मैं खाली ये बात कर रही हूँ कि अगर हाई से 40% तक प्राइसेस गिर गए हैं तो एमआरपीज में हमने कितनी गिरावट आते हुए देखी है? क्या वो 15% है, 20% है फ्रॉम द हाइज? नहीं, एमआरपी में भी लगभग प्रोपोर्शनेट गिरावट है मनीषा जी। आप अगर बाजार की एमआरपी ना देखें, जो एमआरपी उस टाइम कंपनीज बना रही थी और जो कंपनीज आज ऑलरेडी बना रही है, और जिस एमआरपी का माल आज जा रहा है, हो सकता है 2-5% कम ज्यादा हो सकता है, मैं एक्जैक्टली वो नहीं बोल रहा हूँ। बट एमआरपी के अलावा, जैसा मैं अभी बता रहा था, तेल के बिजनेस में सिर्फ एमआरपी उतनी रेलेवेंट नहीं होती है, क्योंकि बट अगर हम ये बात करें कि तेल की कंपनियों ने कितने भाव घटाए हैं, तो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट, जैसे जैसे गिरावट आती है उनको ओवरनाइट, इवन कई बार तो दिन में 2 बार भाव घटाने या बढ़ाने पड़ते हैं। तो सब कंपनीज के द्वारा घटाए गए हैं। अगर कुछ कंपनीज ने नहीं घटाए हैं तो उनसे भी हमने एज एन एसोसिएशन आईबीपी के थ्रू रिक्वेस्ट करी कि आप सब लोग अपनी एमआरपी के आप करेक्ट कर लीजिए। बट एक प्रॉब्लम ये हो गई मनीषा जी, अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि जैसे अभी बीच में गिरावट आ गई थी, फिर 3 दिन में 5 रुपए किलो भाव बढ़ गए। तो इवन कुछ टाइम के लिए तो ये सिचुएशन आ गई थी कि कंपनी को सोचना पड़ गया था क्या हम अपने 5-10 रुपए एमआरपी वापस बढ़ाएं, बट वापस वो 3-4 दिनों में गिरावट आ गई तो उन्हें वो जरूरत पड़ी नहीं। जिस तरह की आपने कहा वॉलेटिलिटी फिलहाल बाजार में है, हेजिंग मैकेनिज्म इंडियन मार्केट्स में तो नहीं है, वो एक और चीज है जो खाने के तेल की कंपनियां और ट्रेडर्स, स्टेक होल्डर्स मांग रहे हैं। देखिए, ये बिजनेस इतना वॉलेटाइल है, बिना हेजिंग में के इसको चलाना, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते हैं पिछले 1.5-2 साल से
बिना हेजिंग के इसे कैसे चला रहे हैं। वॉलेटिलिटी अगर मैंने आपको बताया कि 1 साल के अंदर में 45% गिरावट आना, एक ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको आज जो भी भारत में तेल आते हैं उसका लीड टाइम ही 40-45 दिन है। तो अगर इस टाइप के सिनेरियो में अगर एक सब प्लांट्सों के पास, ट्रेडर्स के पास, स्टॉकिस्ट के पास, रिटेलर्स के पास, इवन मैं तो कहता हूँ फार्मर्स के पास भी अगर एक हेजिंग का मैकेनिज्म नहीं है तो ये बहुत मुश्किल चीज है। और अगर ये हेजिंग मैकेनिज्म सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता है, एक आपको आगे के भाव की प्राइस आउटलुक भी देता है, चाहे वो किसान उसे यूज कर सकते हैं, चाहे उसे रिटेलर यूज कर सकते हैं और कंपनीज, ट्रेडर्स सब लोग यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के सिनेरियो में, इतनी हाई वॉलेटिलिटी के सिनेरियो में हेजिंग मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। और हमने तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से लेटर भी लिखा है कि जल्द से जल्द इंडियन एक्सचेंजेस को शुरू करा जाए, क्योंकि जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उसका डायरेक्ट कोरिलेशन इंडियन मार्केट से नहीं है। बिल्कुल, तो प्राइस डिस्कवरी हो या आगे का आउटलुक हो, उसके लिए हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीडीएक्स पर क्योंकि सरसों वायदा पर बैन है, इसीलिए हेजिंग की सुविधा फिलहाल नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, प्राइसेस काफ़ी कम हुए हैं ऊपरी लेवल से और यहाँ से बहुत नीचे जाएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत तेज भी होंगे इसकी संभावना भी कम है। आपका भी यही व्यू है रुपेश? आपने सुना पूरा कॉन्वर्सेशन हेमंत जी के साथ, आपकी राय क्या है? ऑयल एंड एडिबल सीड की मार्केट की बात करें तो एट प्रेजेंट क्रिटिकल सिचुएशन में है, प्राइसेस बहुत टूट गए हैं, स्टॉकिस्ट अभी मार्केट में नहीं दिख रहे हैं, हेजिंग वाले स्टॉकिस्ट भी नहीं दिख रहे हैं। सरकार का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। ये समय पे जब मार्केट बढ़ती है तो इमीडिएटली सरकार का एक्शन आ जाता है, स्टॉक लिमिट है, एक्सपोर्ट बैंड है, फ्यूचर बैंड है। लेकिन जब ये गिरती है तभी कोई भी एक्शन नहीं आ रहा है। अभी जब जरूरत है, अभी एट प्रेजेंट मस्टर्ड सीड को, सरसों को डेफिनेटली गवर्नमेंट का या नाफेड की बाइंग की, प्रोक्यूरमेंट की इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट की मायूसी अभी ऐसा दिखा रही है कि फार्मर्स का नेक्स्ट ईयर के लिए निरुत्साही वातावरण रहेगा। एमएसपी बढ़ाने से ही खाली सरकार का लक्ष्य नहीं हो जाता है, एमएसपी के भाव में खरीदी करना भी चालू करना वो भी बहुत इतना ही जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सरकार का इंटरवेंशन डेफिनेटली जरूरी होना चाहिए। ये भाव में अगर नहीं आएंगे तो उसकी इम्पैक्ट आने वाले दिनों में बहुत गहरी देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली फार्मर्स के इसमें, जो जैसे कि हेमंत जी ने बताया आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं। वो आत्मनिर्भर एडिबल ऑयल और एडिबल सीड में अगर गवर्नमेंट के विदाउट इंटरवेंशन बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। ओके, चलिए, शुक्र है हेमंत जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज रखने के लिए इस डेवलपमेंट पर। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक में वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। जयप्रकाश गुप्ता, रुपेश दलाल हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है। लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। Hey, buddy. Hope you liked them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा। क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल।
झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। तेरी रोशनी हूं मैं, किसना। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. While a general has the power to cool, even in the hottest summers, its sustainable technologies help fight climate change and protect our planet. General, the extreme machine. आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। जयप्रकाश गुप्ता, रुपेश दलाल हमारे साथ बने हुए हैं। फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के साथ, जहां पर थोड़ी सी नरमी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। 61,200 के आसपास सोना कारोबार कर रहा है और चांदी में भी 77,200 के लेवल से। हालांकि बहुत कमजोरी नहीं है, लेकिन लाल निशान में फिलहाल कारोबार होते हुए। जय, क्या सजेशन इन लेवल से? ये लेवल ठीक है नए ट्रेड के हिसाब से या कोई और व्यू है? जी गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए आज बहुत अहम इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं यूएस में, उसे वॉच करना जरूरी है। आई थिंक कोई भी गिरावट में यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर आप लेवल्स की बात करें तो आई थिंक 1975 से $1980 अभी भी एक बहुत अहम सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। हायर साइड में देखें तो 2080 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो आई थिंक रेंज बाउंड सेशन रह सकता है जब तक डेटा नहीं आए इवनिंग पे। तो बाई ऑन डिप्स की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए मेरे हिसाब से। जय, आप चांदी में भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, यहाँ पर क्या रेंज है? जी मनीषा, देखिए चांदी में भी बहुत अच्छा यहाँ पे एक मोमेंटम बन रहा है। अगर डिमांड साइड की बात करें से इंडिया में अगर देखें आप तो सिल्वर ETF का जो बेस है वो ऑलमोस्ट 1800 करोड़ क्रॉस कर गया है। तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी है और जिस हिसाब से फंडामेंटल्स हैं सिल्वर के कि न्यू एज बिजनेसेस, क्लीन एनर्जी बिजनेस में इसका यूसेज है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई भी गिरावट मिले तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। ट्रिगर के लिए लेवल $24 रहेगा इंटरनेशनल प्राइसेस पे। अगर क्लोजिंग उसके नीचे जाता है तो हो सकता है यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल हो। $24 जब तक कायम है आई थिंक बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी सोने और चांदी दोनों पर। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $76 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। घरेलू बाजार में रिकवरी के बाद 6,000 के ऊपर प्राइसेस आ चुके हैं, लेकिन आज अगेन एक बड़ी डेटा से पहले थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। जय, क्या सजेशन क्रूड पर? दीपाली देखिए, क्रूड में हम लोगों ने बहुत बड़ा गिरावट देखा, उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। अभी शॉर्ट टर्म में जो पॉजिटिव ट्रेंड्स है वो ये हैं कि इमरजेंसी ऑयल रिजर्व फिल करने की जो बातें यूएस में चल रही हैं और ये एंटिसिपेशन है कि सीजनल डिमांड यहाँ पे बेहतर रह सकता है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जिसके कारण प्राइसेस में एक अपसाइड मोमेंटम बना है। अगेन आज का नंबर इन्फ्लेशन का बहुत अहम रहेगा। वो एक आगे का एक्सपेक्टेशन सेट करेगा कि फेड यहाँ पे रेट पॉज कर रहा है या अगर इकोनॉमी में अभी भी इन्फ्लेशन हायर है तो आगे भी रेट हाइक देखने को मिल सकता है। तो वोलेटिलिटी जरूर रहेगी। आई थिंक क्रूड ऑयल में स्पेशली मेरे ख्याल से अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऑलराइट, और बात अब यहाँ पर मेटल्स की भी कर लेते हैं, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली फिर से हमने लौटते हुए देखी है। जय, यहाँ पर क्या ट्रेंड्स हैं? इवन एज बाजार कहता है कि डाउनटेक्स में कुछ खरीदारी करके चलना चाहिए, बॉटम शायद बन चुका है, लेकिन आप क्या ये इन्फ्लेशन के पहले की चॉपीनेस है? बिल्कुल मनीषा, मुझे वही लग रहा है। आई थिंक अभी तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं देखने को मिला है, क्योंकि चाइना में भी जो एंटिसिपेशन था कि लॉकडाउन से रीओपन होने के बाद यहाँ पे जिस हिसाब से डिमांड एंटिसिपेशन था उतना देखने को नहीं मिला है।
ग्लोबल मार्केट, स्मेल्टर्स, इंटरनेशनल बायर्स सभी यहाँ पे कॉशियस हैं कि वो एक्सपेंशन ज्यादा करें या नहीं करें। तो आई थिंक एक चॉपीनेस जरूर रहेगा। अगर घरेलू मार्केट में रेंज की बात करें तो आई थिंक 730 से लेके 765 का रेंज है। अभी ऑलमोस्ट मिडवे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक ईदर साइड अगर प्राइसेस मूव होता है तो ही कोई यहाँ पे बेट लेना चाहिए। तब तक आई थिंक इस पे भी वेट एंड वॉच रखना चाहिए। ओके, तो बेस मेटल्स पर वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखें और फिलहाल सॉफ्टनेस के साथ ही तमाम बेस मेटल्स ट्रेड कर रहे हैं हल्के हल्के दबाव के साथ। लेकिन एग्री कमोडिटी बास्केट में एक्शन तो स्पाइसेस के पैक में ही है। रुपेश, जीरे में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, वापस से तेजी बनी है, लेकिन टर्मरिक आउटशाइन कर रहा है 0.3% की तेजी के साथ। ट्रेड लेना हो तो टर्मरिक के साथ ज्यादा कन्विक्शन है या जीरे के साथ? जीरा अगर देखें तो जीरा मतलब जो हिसाब से बढ़ रहा है डेली हिसाब से 2 से 3 टके की अप या डाउन आ रही है। अराइवल्स बहुत कमजोर है, एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी बरकरार है। चाइना की एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छी आ रही है अभी, वही सबसे ही बाजार आगे बढ़ रहा है। बिकॉज इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में स्टॉकिश की डिमांड जरा भी नहीं है। एट द लेवल ऑफ 500 रुपीज पर केजी के हिसाब से अगर देखने जाए तो स्टॉकिश डेफिनेटली बाहर है मार्केट से। टर्मरिक के लिए ऐसा बोला जाता है कि दूसरा जीरा बनने जा रहा है। डेफिनेटली सब फंडामेंटल्स देखें तो टर्मरिक में 6500 के लेवल पे बहुत अट्रैक्टिव बाइंग लेवल था, लेकिन ऑलरेडी पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ऑलमोस्ट 10 रुपीज पर केजी मतलब 1000 रुपीज की तेजी आ चुकी है। जब जीरा और टर्मरिक के दोनों के फंडामेंटल्स इतने सेम टू सेम नहीं लग रहे हैं। 8% सप्लाई सिचुएशन है इसमें टर्मरिक में। और मई, जून और जुलाई में अगर बारिश कमजोर होती है तो जो सोइंग का टाइम है, अगर उसमें बारिश कमजोर हुई तो डेफिनेटली ये दूसरी स्टोरी जीरा की बन सकती है टर्मरिक में भी। लेकिन 8000 तक ये मुझे लग रहा है वन साइड जाएगा, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी रुकावट आती रहेगी। 8400 8500 थोड़ा टॉप लेवल 8% की सिनेरियो से दिख रहा है, क्योंकि क्रॉप में रिसेंट बारिश से डैमेज है, क्वालिटी में डैमेज है, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान नहीं है कि बाजार 10,008% क्रॉस कर दे। अगर सोइंग कमजोर होगी तो ये अगर 10,000 की तरफ मूव हो सकता है, अदरवाइज ये तेजी 8,000 और 8,500 के बीच में रुक जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो एट प्रेजेंट ये लेवल पे 7,000 के नीचे जाने की गुंजाइश भी बहुत कम लग रही है। ओके, तो 8,000 या उसके नजदीक भाव जा सकते हैं, वहां टिक सकते हैं। तो फिलहाल 8,500 तक के लेवल्स देख रहे हैं। पहले 8,000 के टारगेट, उसके बाद 8,500। ये राय है टर्मरिक पर रुपेश की। अच्छा रुपेश, ग्वार पैक पर भी आपके कमेंट्स। यहाँ भी हमने खरीदारी देखी है पिछले सेशंस में और आज भी आधा 0.5% ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। क्या व्यू है ग्वार पैक पर? 5,500 बॉटम लग रहा है, ये भाव में खरीदी करनी चाहिए। 5,500 का स्टॉप लॉस डाल के आगे आने वाले 15 मई और 15 जून के बीच में बारिश का रुख कैसा रहता है, बारिश टाइम पे आती है नहीं आती है, अगर उसमें कुछ भी आगे पीछे हो गया, जैसे कि सब फोरकास्टिंग ऐसा है कि अलीनो के हिसाब से कमजोर शुरुआत होगी। अगर कमजोर शुरुआत होती तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवार सीड जो अभी 5,700 के आसपास चल रहा है, 6,500 आने के लिए कुछ ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। सो आई विल बी ऑन अ बाई साइड। मैं थोड़ा बुलिश हूँ गवार सीड और गवार गम के काउंटर में। रुपेश, कैस्टर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है, हायर हाई जरूर है। रुपेश, कैस्टर कैसे देखते हैं आप? सॉरी, कैस्टर कैसे देख रहे हैं आप? कैस्टर सीड भी अभी एट प्रेजेंट अराइवल्स का प्रेशर है। फार्मर्स अभी जो हिसाब से मानसून नजदीक है तो अराइवल्स प्रेशर है, सामने डिमांड नहीं है। जितनी 15 मई के बाद में अराइवल्स थोड़ी कम हो जाएगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैस्टर सीड भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वाला काउंटर बनते जा रहा है। 6,000 के नीचे डेफिनेटली उसमें बाइंग करनी चाहिए। मुझे लग रहा है 5,700 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल के इसमें बाइंग कर सकते हैं। बड़ी तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन 1 से 1.5 महीने में 15 जून तक मुझे ऐसा लग रहा है 6,500 का लेवल इसमें आ सकता है। ओके, तो यहाँ भी बाय करने की सलाह है। 5,992 पर फिलहाल कैस्टर सीड कारोबार करते हुए इन लेवल्स के भी ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये कैस्टर पर आ रही है। अब क्विकली जैसे इनफैक्ट एक डॉलर इंडेक्स पर भी राय ले लेते हैं। जय, क्या कमेंट्स, क्या व्यू इन लेवल से? सॉरी दीपाली, क्या किस चीज पे सवाल था? डॉलर इंडेक्स। देखिए डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है आज का डेटा आने के बाद उसमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी भी $100 मेरे ख्याल से एक अच्छा बेस है। अगर इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ के आते हैं तो मुझे लगता है 106 तक भी पॉसिबिलिटी है देखने को मिले। डॉलर इंडेक्स के कारण मुझे घरेलू मार्केट में यहाँ पे USD INR में भी थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। पॉसिबिलिटी है अगर USD INR की बात करें तो 8260 तक का लेवल भी विद इन अ वीक देखने को मिल सकता है।
ओके, चलिए, तो ये रह रही डॉलर इंडेक्स पर 101.64 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया जय और रुपेश, आप दोनों का ही आने के लिए शो में, सभी कमोडिटीज पर अपने व्यू और स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दी इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मल्होत्रा के साथ। नमस्कार।